गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसके साथ बहुत सारे इंग्लिश एंड हिंदी न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट रहेगा। इसमें जितने भी वोकेबुलरी वर्ड्स आते हैं उनकी मैं हिंदी बताता हूँ। ये भी बताता हूँ कि आपको कैसे सेंटेंस बनाने हैं ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, बिकॉज इट्स ए कंटिन्यूस प्रैक्टिस। अदरवाइज आप भूल जाएंगे, वोकेबुलरी वर्ड्स को अपने कन्वर्सेशन में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे मुझे अपने कंटेंट में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें चीज़ों को। इसके साथ ये जो एक मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी बन जाएगा, जिसको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा अगर आपको चाहिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करना, द पोल्स रेन वासेस आउट प्ले मोमेंट। तो पोल्स जो इलेक्शन चल रहे हैं, अशोक लवासा जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इन्होंने बात की है कि इलेक्शन कमिश्नर थे, तो इन्होंने बात की कि पोल्स के बारे में जो वोटिंग है, रेन वासेस आउट प्ले मोमेंट्स। तो प्ले मोमेंट, रेन क्या है, बाहर ले जा रही है मोमेंट्स को। कैसे? क्योंकि ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। लेवल प्लेइंग मतलब कोई किसी को लिवरेज नहीं होना चाहिए अपनी पोजीशन का फ़ायदे का। तो यहाँ पे क्या क्या बात कर रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जिसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं। तो भाई, क्वेश्चनिंग द पोल्स रेन वासेस आउट प्ले मोमेंट्स, ये आर्टिकल का टाइटल है। ऑथर अशोक लवासा है, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर। समरी की बात यह है कि आर्टिकल क्वेश्चन रेज करता है अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस, जो इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा है इन इंडिया, पर्टिकुलर इन सिचुएशन वेयर देर आर नो कंटेस्टेंट, जहाँ पे कंटेस्टेंट नहीं है, मतलब कंपटीशन करने वाले ही नहीं है, और ऑल इलेक्टर्स बॉयकॉट द इलेक्शन। जितने भी इलेक्टर्स हैं उन्होंने, मतलब जो वोट डालने वाले होते हैं इलेक्टर, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया इलेक्शन का। इट हाईलाइट करता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता है विरोधाभास ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में मतलब ये था ना कि इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये पैराडॉक्स है, उसके लिए तो विरोधाभास है। वेयर द विल ऑफ द पीपल, विल मतलब इच्छा, द विल लिखा हुआ है, तो मतलब ये पर्टिकुलर उस इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं। इज नॉट एक्सरसाइज, ये नोट एक्सरसाइज नहीं की जा रही है। अगर मान लो वेयर विल होता तो ये हो जाता कि क्वेश्चन मार्क बन जाता, बट यहाँ पे देखो विल का कैसे यूज हो रहा है, जो इच्छा है। वेयर द विल ऑफ द पीपल इज नॉट एक्सरसाइज ड्यू टू लैक ऑफ चॉइसेस और पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन है, लैक ऑफ चॉइसेस है, उनके पास चॉइस नहीं किसको वोट डालें, पार्टिसिपेशन भी इसलिए कर नहीं रहे हैं। लीगल फ्रेमवर्क, कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल 1961, तो रूल है 1961 के, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में संविधान के आर्टिकल 324 में लिखा गया है, बट उसमें एलोबरेट वे से नहीं दिया गया था, इसलिए आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन को पावर दी हुई है। सेम ऐसे ही कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 है, ये है। और जैसे कल हमने 329B को डिस्कस किया था, जिसमें बताया गया था कि भाई कोई भी अगर मान लो किसी भी डिसीजन पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी का कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं। जैसे अभी सूरत एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ है कि बंदे के साइन डिफरेंट थे, तो उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने उसका जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, और ऑटोमेटिकली जो बीजेपी का कैंडिडेट है सूरत से विन हो गया विदाउट एनी अपोनेंट। तो अनएनिमिटी मतलब बिना कोई विवाद के। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल 1961 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ विनर। ये प्रोवाइड करता है, जो आरपीए है या कंडक्ट रूल है 1961 के, ये बात करते हैं, घोषणा करते हैं विनर की। इवन इफ मतलब भले ही, इवन इफ का मतलब होता है भले ही, मतलब इसको कन्वर्सेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। भले ही मैंने आपको पैसे दे दिए बट आपकी प्रॉब्लम कम नहीं होंगी, तो ऐसे ही इवन इफ यूज कर सकते हैं वहां पे। देर इज ओनली वन कैंडिडेट और इफ ऑल अदर कैंडिडेट विड्रू, भले ही देर इज ओनली वन कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट है, और इफ ऑल या आदि, जो यदि क्या है, ऑल अदर कैंडिडेट्स विड्रो, या सब ने विड्रो कर लिया। रूल 11 ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल्स 1961, तो ये 1961 के रूल है, जो उसमें से रूल 11 नंबर कहता है, स्टेट्स दैट बताता है कि if the number of contesting candidate is equal or less than the number of the seats to be filled,
या तो कम है या जितनी फील्ड करनी है, टू बी फील्ड मतलब पैसिव फॉर्म में बात कर रहे हैं कि भाई जो इतनी सीट भरनी है ना उससे कम है, द आरओ रिटर्निंग ऑफिसर सेल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। तो उसको डिक्लेयर करना है आरओ को कि भाई ये है, ये जीत गया। या तो कम है, सीट कम है तो तब भी करना है, या फिर कॉम्पिटिटिव नहीं है तो तब भी करना है। सेक्शन 53 सेक्शन 53 क्या कहता है, आरपीए का 1951 का, तो वो रूल 11 है 1961 का। ये सेक्शन 53 बात करता है आरपीए 1951 स्टेट्स दैट इफ द नंबर ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट इज मोर देन द नंबर ऑफ द सीट्स टू बी फिल्ड, मतलब कैंडिडेट ज़्यादा है जितनी सीट फिल करनी है, ए पोल सेल बी टेकन, तो पोल होना है, वोटिंग होनी है, एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द सीट्स टू बी फिल्ड, द आरओ सेल डिक्लेयर ऑल कैंडिडेट टू बी ड्यूली इलेक्टेड। तो आरपीए 53 में बताया गया है कि अगर मान लो नॉमिनेशन ज़्यादा है, कम सीट है, तो कंपटीशन होगा, पोल होगा। बट अगर कम सीट ज़्यादा है, आदमी नॉमिनेशन उतने ही भरे गए हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको इलेक्टेड बता दिया जाएगा। तो नोट ऑप्शन नन ऑफ द अबव ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन वाज इंट्रोड्यूस टू अलाउ इलेक्टर्स टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट। तो ये कोई सभी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकते हैं। नोटा ये शायद 2013 में आया था। द आर्टिकल नोट्स दैट एंड नोटा ऑप्शन डज नॉट इम्पैक्ट द इलेक्शन प्रोसेस इन एनी वे, कैसी भी प्रोसेस में ये इलेक्शन प्रोसेस को इम्पैक्ट नहीं डालता है। इट डज नॉट इवन सीम टू अफेक्ट पॉलिटिकल पार्टी, नहीं ये अफेक्ट होता है बुरा प्रभाव, इफेक्ट होता है पॉजिटिव और ये अफेक्ट होता है बुरा प्रभाव, पॉलिटिकल पार्टी पे कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है। मेकिंग इट एन इनफ्लेक्चुअल एंजल इफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो मतलब ये कोई इनफेक्चुअल है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पे। एंजल मतलब भगवान इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। पैरेलल विद द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, आर्टिकल ड्रा करता है पैरेलल विद द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रूल्स विच प्रोवाइड ए फेयर ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीजर। तो ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि घपला होना चाहिए, फेयर साफ काम होना चाहिए, रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए, तर्कसंगत प्रोसीजर होना चाहिए। इवन इफ भले ही देर इज ओनली वन बीडर, चाहे एक बीडर हो, कंपटीशन करने वाला एक ही हो। सिमिलरली इन इलेक्शन द प्रोसेस इज कंसिडर्ड वैलिड इवन इफ, तो इलेक्शन में प्रोसेस को माना जाता है वैलिड इवन इफ देर इज ओनली वन कैंडिडेट एज लॉन्ग एज द इलेक्शन वाज satisfactory advertisement and sufficient time was given for submission of nomination। तो मतलब चाहे एक कैंडिडेट हो उसको भी प्रोसीजर करना पड़ेगा, सेटिस्फैक्ट्री एडवर्टाइज करे, उसको सफिशिएंट टाइम भी होना चाहिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। ऐसा नहीं कि अब मतलब सीक्रेट में कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया, किसी को पता नहीं चला और सीट फिल कर दी। सेम ऐसे एम्प्लॉयमेंट में भी है, अगर आपको नोटिफिकेशन देना ही है न्यूज़पेपर में, देन ओनली यू कैन कंडक्ट दी जो एग्ज़ाम ये वगैरह कर सकते हैं। रूल 166 कहता है कि जनरल रूल्स जो GFR हैं, जनरल फाइनेंशियल रूल्स प्रोवाइड फॉर ए सिंगल टेंडर इंक्वायरी। सिंगल टेंडर इंक्वायरी मतलब टेंडर क्या होता है, जो कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आदमी अपने बिडिंग करते हैं तो उसको टेंडर इंक्वायरी, दैट कैन बी रिस्टोर्ड इफ सप्लायर इज द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर। तो ये कह रहे हैं कि जो सप्लायर है, कोई चीज़ को प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी देयर इज ए टेक्निकल नेसेसिटी ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड पर्पज। तो रूल जो 66 जो बात करता है, अब फाइनेंशियल मैटर के बारे में बात करता है, फाइनेंशियल रूल है जो 166 उसका प्रोवाइड करता है कि सिंगल टेंडर इंक्वायरी, सिंगल टेंडर की इंक्वायरी होनी चाहिए, दैट कैन बी रिजोर्टेड मतलब सहारा लेना, रिजोर्ट होना सहारा लेना। जैसे रिजोर्ट में जाते हैं ना खाना वगैरह खाने के लिए, आश्रय लेने के लिए, तो आश्रय ही वही बात होगी। दैट कैन बी रिजोर्टेड टू इफ द सप्लायर, मतलब इसका सहारा लिया जा सकता है इफ द सप्लायर इज ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, सप्लाई करने वाला जो प्रोडक्ट को सप्लाई करता है वही मैन्युफैक्चरर, वही बनाने वाला है। इन केस ऑफ इमरजेंसी है तो इफ देयर इज ए टेक्निकल नेसेसिटी, टेक्निकल जरूरत है फॉर स्टैंडर्डाइज पर्पज, तो उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे। रूल 173 ऑफ GFR जो जनरल फाइनेंशियल रूल है, स्टेट दैट लैक ऑफ कंपटीशन नहीं है। मान लो कोई बिडिंग फाइल करते हैं, सेम ये क्योंकि ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी रहे हैं या फाइनेंशियल सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो इन्होंने बात की है कि उसके कंटेक्स्ट में ही बात की इलेक्शन के बारे में। इन्होंने कहा कि जनरल फाइनेंशियल रूल है जो 173 है या 166 है, मान लो कोई भी बिडर है, ये कहता है कि लैक ऑफ कंपटीशन नहीं है, एक नए बंदे ने फाइल किया अपना टेंडर, सेल नॉट बी डिटरमाइंड सोलली ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बिडर्स, नंबर ऑफ बिडर पर कंपटीशन नहीं बताना है। इवन व्हेन ओनली वन बिड इज सबमिट, मान लो एक ने कंपटीशन डाला, एक ने ही टेंडर डाला, द प्रोसेस में बी कंसिडर्ड, प्रोसेस को होना ही है, मे बी कंसिडर्ड मतलब होना चाहिए। वैलिड प्रोवाइडेड द प्रोक्योरमेंट वाज सेटिस्फैक्टरीली एडवर्टाइजमेंट, प्रोक्योरमेंट है जो उसको पहले एडवर्टाइज करना सेटिस्फैक्टरीली, एंड सफिशिएंट टाइम देना सबमिशन ऑफ बिड्स अपनी बोली लगाने के लिए। द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वाज नॉट अनड्यूली रेस्ट्रिक्टेड, अनड्यूली मतलब बिना उस रूल के रेस्ट्रिक्टेड होता है, प्रतिबंधित होता है। प्राइजेज आर रीजनेबल इन कंपेरिजन टू मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से प्राइस रीजनेबल होने चाहिए बिडिंग प्रोसेस में भी।
डाइकोटोमी क्या है, मतलब डाइकोटोमी क्या है, डबल स्टैंडर्ड की बात है, दुविधा लगा लो। द आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि करंट इलेक्टोरल प्रोसेस क्रिएट्स ए डाइकोटोमी, डाइकोटोमी वेयर द इलेक्टर इज कंप्लीटली एक्सक्लूडेड। इलेक्टर है, मान लो जो वोट डालने वाला, उसको कंप्लीट एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव के को चुनने का प्रोसेस को बिल्कुल ही अलग कर दिया। कैसे? क्योंकि ऐसा प्रोसेस बनाया हुआ है बहुत सारी जगह पे। मान लो इसमें डिस्कस किया हुआ आरपीए का रूल का 1951 का, या जो आरपीए या रूल्स 1961 के, उनमें बताया गया कि कोई बंदा मान लो नॉमिनेशन फाइल नहीं करता तो उसमें से क्या है कि खुद ही डिक्लेयर कर देता है, उसको विनर डिक्लेयर कर देता है। जो रिटर्निंग ऑफिसर के कोई कंपटीशन फाइल नहीं हुआ, तो ये कह रहे हैं कि अब आर्टिकल आर्ग्यू करता है करंट इलेक्टोरल प्रोसेस क्रिएटेड डाइक्रोमी where elector is completely excluded, elector को completely exclude किया from the process of choosing their representative. This can lead to a situation where person who does not even, क्या कह रहे हैं कि where a person who does not have even a single vote can sit in parliament legislate on behalf of entire constituency. मतलब वोट नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली अब मान लो उतने ही कैंडिडेट आए, कोई चाहता नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, किसको पता नहीं चला, उसको डिक्लेयर कर दिया विनर, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये पावर है। तो मान लो किसी ने अपनी पावर एक्सरसाइज की नहीं, वोट डाली नहीं, तो फिर भी वो पार्लियामेंट में बैठ जाएगा। एंड दिस इज डाइकोटोमी। रेमेडीज क्या है इस चीज के? द आर्टिकल सजेस्ट करता है कि सिस्टम कैन बी गेम्ड बाय ए हैंडफुल ऑफ कैंडिडेट हु कैन नलीफाई द राइट ऑफ द मिलियंस ऑफ वोटर। तो कुछ ही जो हैंडफुल आदमी है, कुछ मुट्ठी भर आदमी है, वही सिलेक्ट हो जाएंगे कैंडिडेट, जो नलीफाई कर देगा, जीरो कर देगा राइट ऑफ द मिलियंस ऑफ वोटर्स के राइट को। टू रेमेडी दिस इट्स प्रपोज इंट्रोड्यूसिंग ए मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट फॉर द विनिंग कैंडिडेट। जैसे क्या होता है, अगर एचसीएस के एग्जाम की बात करें तो पहले क्या होता था, अगर कोई किसी को रिजर्वेशन मिलता है तो पहले से ही उसको सिलेक्ट कर दिया जाता था। बट अब मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंस जो आंसर राइटिंग होता है उनमें 45% क्राइटेरिया डाल दिया, तो रिसेंटली अभी वैकेंसी भी फिल नहीं हो पाई थी। तो सेम ऐसे ही कि टू रेमेडी दिस, इसका उपचार लेने के लिए इट्स प्रपोज इंट्रोड्यूसिंग मिनिमम परसेंटेज डाल दो कि इतनी वोट लेनी है विनिंग कैंडिडेट को, ट्रांसफर द सीट टू द नॉमिनेटेड कैटेगरी, या ट्रांसफर करो जो नॉमिनेटेड किया कैटेगरी को, वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट ए पर्सन विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नमेंट, बिना कंसल्ट करके गवर्नमेंट को वो प्रेसिडेंट अपना सकते हैं। तो ये उसके उपचार हैं। कंक्लूजन की बात यह है कि ये आर्टिकल कंक्लूड करता है कि द इशू कॉल फॉर ए वाइड रेंजिंग डिबेट टू इंश्योर दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज नॉट सबवर्टेड। सबवर्टेड है मतलब उसको पागल न बनाया जाए, उल्ट न दे बाई ए लैक ऑफ चॉइसेस ऑफ पार्टिसिपेशन। आदमियों के पास चॉइसेस नहीं होंगे इलेक्ट करने की, आप किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो इसमें गड़बड़ है। ये जोर देता है कि नीड टू अवॉइड प्रोस्पेक्ट ऑफ रेन वासिस आउट प्ले और कोलूसिव वॉक ओवर मेकिंग द इलेक्शन सेम फ्री एंड फेयर विदाउट गिविंग पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू कास्ट देयर वोट। अवॉइड करना है ऐसे प्रोस्पेक्ट को, पहलू को, जो रेन वासिस आउट, जैसे बारिश बहा देती है ना प्ले को, गेम को, और कोलिजिव वॉक ओवर, कोलिजिव मतलब सबका कोलिजन करके, वॉक ओवर मतलब किसी चीज को अनदेखा कर देना, मेकिंग द इलेक्शन सेम फ्री एंड फेयर विदाउट गिविंग पीपल द अपॉर्चुनिटी टू कास्ट देयर वोट। आदमियों को जब तक वोट कास्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो ये मतलब वॉक ओवर का मतलब है कि किसी सिंगल हैंडेडली डिक्लेयर कर दिया किसी को विनर और वोट डली नहीं, तब भी वो जीत जाता है। तो इस चीज़ को डाइकोटोमी को हमें इरेडिकेट करना है, कुछ ऐसे नए रूल लेके आने हैं। या तो इसमें हम कर सकते हैं कि भाई प्रेसिडेंट को पावर दे दो, नॉमिनेट कर सकते हैं, या फिर मिनिमम क्राइटेरिया रख दो कि इतनी वोट डलने के बाद ही आप जीत पाएंगे। तो सेम जैसे इस आर्टिकल में, वन सेकेंड, जैसे ये ऐसे आप आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, मैंने बताया। जैसे इसमें बताया गया भी है कि भाई यहाँ पे कुछ और डिटेल भी दी हुई है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे रूल 11 बता था कि ये 1961 का रूल 11 है कि रिटर्निंग ऑफिसर सेल कॉपी ऑफ लिस्ट टू द कंटेस्टिंग कैंडिडेट टू बी अफिक्स इन द कॉन्सिपिक्यूअस प्लेस। कॉन्सिपिक्यूअस प्लेस है कि बिल्कुल क्लियर, कॉन्सिपिक्यूअस का वर्ड होता है, बहुत अच्छा ये है कि क्लियर प्लेस पे, जहाँ पे विजिबल हो सबको, कॉन्सिपिक्यूअस। इन हिज ऑफिस में वेयर द नंबर ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट इज इक्वल टू और लेस देन द नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स से कम ज़्यादा है, तो इसमें पावर ये कह रहे हैं कि भाई डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर को भी पावर दे दी कि वो डिक्लेयर कर देगा ये विनर है ये लूजर है। तो इसमें क्या उसको अच्छी जगह से लगाना है। ये रूल 11 बताया गया 1961 का कि नोटिफिकेशन डालना है, इतने सीट हैं और इतने कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इसे यूनिलेटरली डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी को भाई ये जीत गया है, क्योंकि वोट डले बिना वो कैसे जीत गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाय।